नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। दोस्तों यह डिक्टेशन हमारी मासिक पत्रिका के भाग 5 से होगा, जिसको आज मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको उस बुक का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको डेली डिक्टेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली डिक्टेशन, PDF आउटलाइन और मंथली ई-बुक मिलेगा। डिक्टेशन लिखने के बाद दोस्तों आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑन कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंताओं के संबंध में दो बातें कहना चाहता हूँ। किसी भी विधेयक का तभी विरोध किया जा सकता है जब उस पर विधान बनाना संसद की शक्ति के बाहर है, या सामान्य विधान के संबंध में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, या संविधान संशोधन के संबंध में इसके मूल ढांचे से संबंधित है। कोई भी आपत्ति इनसे संबंधित नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूँगा कि यह विधेयक पहले ही पुनः स्थापित किया गया था और अस्थायी समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। GST का उद्देश्य देश भर में वस्तुएं और सेवाओं का बिना रोक टोक आवाजाही है। कर के ऊपर और कर नहीं लगना चाहिए। गंतव्य सिद्धांत के तहत कर अंतिम चरण में लगाया जाता है। अस्थायी समिति ने इसको मंजूरी दे दी है और इस पर बार बार चर्चा की गई है। पूर्व वित्त मंत्री ने अधिकार प्राप्त समिति और राज्य सरकारों से अनेक बार चर्चा की है। मैं अनेक मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों से मिलकर और अकेले में भी चर्चा कर चुका हूँ। विभिन्न दल के लोग जो राज्यों को उदारता से अधिक अधिकार देने हेतु भाषा में कुछ परिवर्तन चाहते थे, उनकी मांगों को मान लिया गया। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी राज्य को राजस्व की हानि नहीं होगी। वर्तमान में सेवा कर पूर्णतः केंद्र के तहत आता है। इसे राज्यों के साथ बांटा जाएगा। पूर्ववर्ती UPA सरकार द्वारा ऋण जो राज्यों को देय है, उनमें से एक GST है जो 2010 और 2013 से संबंधित है। उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया था। मैं प्रयास करूंगा कि इस वित्त वर्ष में भुगतान कर दिया जाए। हम यह निश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य को हानि ना हो। हम राज्यों को सुदृढ़ करने के पक्ष में हैं, क्योंकि तभी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सरकार अंतिम क्षण तक सभी सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। पहले वैट के संबंध में भी
संदेह व्यक्त किए जा रहे थे, परंतु इससे केंद्र और राज्यों दोनों को लाभ हुआ। हम प्रत्येक राज्य की चिंताओं पर ध्यान देंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार अक्षुण्ण रहें और किसी भी राज्य को हानि ना हो। देश की अर्थव्यवस्था किसान पर आधारित ही है। गांव के किसानों को देवता के रूप में चित्रण हमारे कवियों ने पहले से ही किया है। पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि आज भी किसान दुर्दशा का शिकार है। आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था में कृषि के भागीदारी 66% थी। इतनी योजनाओं के बावजूद यह घटकर 13.7% पर आकर टिक गई है, जो बहुत चिंतनीय है। माननीय मंत्री महोदय, मनरेगा अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है। इससे पिछड़े राज्यों के गरीब मजदूरों को काफ़ी राहत मिली है। इससे उन्हें अपने गांव में ही कुछ काम मिल जाता है। सभी राज्यों में इसमें मजदूरी एक जैसी नहीं है, क्योंकि पिछड़े राज्य अपने हिस्से का अनुपात वहन करने में असमर्थ हैं। अगर गाँव में इस योजना के तहत गली, नाले और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी शामिल की जाती हैं, तो इससे मनरेगा की विशेषता और अधिक बढ़ जाएगी और अधिक गांवों के सार्थक विकास के लिए सरकार एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ पाएगी। इस योजना में मशीन के उपयोग पर भी विचार होना चाहिए। आज मजदूरों के भुगतान में काफ़ी सुधार हुआ है, किंतु अभी भी उसके भुगतान में काफ़ी धांधली हो रही है। ठेकेदारों और दलालों द्वारा उनकी हाजिरी में भी घपला होता है। इसके अंतर्गत रोजगार की गारंटी प्रतिवर्ष कम से कम 250 से 300 दिनों की होनी चाहिए। मनरेगा में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ इस योजना में गरीब मजदूरों और खासकर पहाड़ी क्षेत्र के मजदूरों को जैविक खाद बनाने की सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे वे काम न मिलने की स्थिति में भी जीविकोपार्जन कर सकें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की संकल्पना यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में की थी और इसकी शुरुआत से ही गाँवों में रहने वाले विशेषकर गरीब, भूमिहीन और बेरोजगार लोगों का जीवन बदल गया। मनरेगा योजना पंचायती राज योजना के अनुरूप है, क्योंकि मनरेगा की स्थानीय योजना में कतिपय निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत करती है। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें 1/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस योजना की सोशल ऑडिट के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।
इस अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण और संचयन, सूखे की स्थिति से निजात पाना तथा सिंचाई, नहर निर्माण कार्य, पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण तथा संपर्क मार्ग जैसे कार्यों को किया जाता है। आवंटन के बावजूद सरकार ने मनरेगा हेतु निधि जारी करने पर धीरे धीरे कम कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप इन गरीब लोगों को अनेक दिनों तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मनरेगा की शुरुआत से ही भारत में कम वजन के बच्चों की संख्या में वर्ष 2005 में 43.7 की तुलना में वर्ष 2014 में 30% की गिरावट दर्ज की गई है। मनरेगा मूल से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एक सामाजिक सुरक्षा है। स्टॉप हो गया दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।